ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक हमें 4 फंक्शंस गिवन है। इन चारों फंक्शंस में यानी इन चारों पार्ट्स में हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी फाइंड करना है। उसके बाद दो चीजें उसने मजीद कही हुई हैं। तो पहले इन चारों का हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालते हैं। देखिए, एमसीक्यूज में तरीकेकार कुछ और हो सकता है, लेकिन चूंकि ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है तो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कैसे करना है आपकी तवज्जो। बस कुछ स्टेप्स हैं, सेम वही स्टेप इन चारों में फॉलो होंगे। ये नहीं कि इसमें कोई और स्टेप, इसमें कोई और स्टेप, इसमें कोई और स्टेप, नहीं, सेम स्टेप्स हैं। बस तवज्जो आपकी। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें पता है, हमने पहले चैप्टर यानी 1.1 से पहले भी पढ़ा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। और x की पहला स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट करके x की वैल्यू निकालना। तो मैं x की वैल्यू निकालने लगा हूं। -2x इस तरफ आके क्या हो जाएगा और y इस तरफ आके क्या हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, 2 इस तरफ आके, ये x की वैल्यू आ गई। ये पहला काम हो गया, एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट करके x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? सही है, ओके जी। अब पहले रेफरेंस से ही आपने दूसरा रेफरेंस निकालना है। जैसे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं ए बी, तो एक मैट्रिक्स इधर आके क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक इधर आके क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होते, एक मैट्रिक्स इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो लेफ्ट पे लिखेंगे राइट पे वो बात की बात है, लेकिन दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक मैट्रिक्स इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इनवर्स। अच्छा, इसी नोटेशन में देखें, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ इस तरफ आके क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये एक्स एज इट इज। यानी पहले रेफरेंस से ही दूसरा रेफरेंस निकाला मैंने। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में एफ इधर आके क्या हो गया, एफ इनवर्स ऑफ वाई। पहले रेफरेंस से ही दूसरा रेफरेंस निकालेंगे, यानी अब एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूं, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ये एज इट इज। ये एफ इनवर्स ऑफ वाई निकला है, हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, तो वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, बस क्या करें, वाई को रिप्लेस कर दें एक्स के साथ। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। सेम ये 3 स्टेप यहां पे भी फॉलो होंगे, ये 3 स्टेप यहां पे भी फॉलो होंगे। देखें जरा, सबसे पहला स्टेप हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट करके क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाली। एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट किया, अब एक्स की वैल्यू निकालने लगा हूं। +7 इस तरफ आके, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके। अब क्यूब खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, कट गया, इक्वल टू एक्स इस तरफ लिख लेंगे, इस तरफ लिख लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा। अगेन एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, पहला काम हो गया 1/3, पहला काम हो गया। अब पहले रेफरेंस से ही दूसरा रेफरेंस, यानी एफ इधर आके क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूं, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ये एज इट इज। अगेन जी क्या निकला है, एफ इनवर्स ऑफ वाई, हमने क्या निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसके लिए क्या करूं, वाई को रिप्लेस कर दें एक्स के साथ, क्योंकि वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। रुक जा बताता हूं, अच्छा क्यों नहीं पड़ता, देखो जरा, एफ इनवर्स ऑफ वाई है, आपने एफ इनवर्स ऑफ 2 निकालना है, कैसे निकालोगे, हाँ एफ इनवर्स ऑफ 2 निकालना है, ये निकालना है। कैसे निकालोगे, y की जगह क्या पुट कर दोगे, 2, तो 2 - 7/3। सेम एफ इनवर्स ऑफ एक्स में भी आप एक्स की जगह 2 पुट करो तो क्या आएगा, सेम आंसर नहीं आएगा। इसलिए वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट देखिएगा, सेम पहला स्टेप क्या है, वेरी गुड, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट किया,
ये मैं आखिरी दफा रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ मैंने रेफरेंस नहीं देना, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्यूब खत्म करना पड़ेगा। बढ़ गया। माइनस एक्स को प्लस बनाना है, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकल आई, तो अगेन पहले रेफरेंस से ही x की वैल्यू निकालें, f इनवर्स ऑफ y। तो x की जगह आ गया f इनवर्स ऑफ y 9 माइनस y की पावर 1/3। या f इनवर्स ऑफ y से f इनवर्स ऑफ x निकालना है, तो क्या करें, सही हो गया। सेम वही काम यहाँ पे, लेकिन अब मैं रेफरेंस नहीं दूंगा। पेपर में आपने रेफरेंस देने हैं दोनों, अभी नहीं मैं रेफरेंस दे रहा था, अगर चेक करूँ क्या समझ आई आपको। जी पहला स्टेप y पुट कर लिया, अब x की वैल्यू निकाल, देखिए एक से ज्यादा x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाली वैल्यूज को एक तरफ ले आए, पहले मैं सिंगल x बना लेंगे हम। x माइनस 1 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x इस तरफ आके क्या हो जाएगा, और y इस तरफ आके प्लस। एक से ज्यादा x वाली वैल्यूज हो तो किसी तरह x वाली वैल्यूज को एक तरफ ले आए, एक तरफ आ गई x वाली वैल्यूज। अब इनमें से x कॉमन लो, ये y माइनस 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, अगेन x की वैल्यू निकल आई, तो x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, रेफरेंस दे ही देता हूँ यार। यहां हमने यूज किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहीं से x की वैल्यू निकालेंगे f इनवर्स ऑफ y। तो x की जगह आ गया हमने तो f इनवर्स ऑफ x निकालना है, तो y को रिप्लेस कर दिया सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 चीजें थी। एक थी हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था, कर लिया, ये a पार्ट था हमारा, a पार्ट कर लिया। अब b पार्ट में कह रहा है फाइंड f इनवर्स ऑफ -1। तो f इनवर्स ऑफ x निकाला हुआ है, बस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, -1। इसी का आगे पार्ट है, ठीक है। तो f इनवर्स x की जगह आ गया -1, 8 माइनस x की जगह आ गया, तो माइनस माइनस 9/2 आंसर आ जाएगा। हाँ सारा भी आ सकता है, पेपर में ये पूरा लॉन्ग आया हुआ है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट के लिए पूछे तो शॉर्ट में सिर्फ इनवर्स पूछा उन्होंने, लेकिन लॉन्ग भी ये पूरा आया हुआ है, और अभी भी ये पूरा नहीं हुआ। बी पार्ट के बाद कह रहा है वेरीफाई करें हमने वेरीफाई करना है कि आप f इनवर्स ऑफ x निकालें या f इनवर्स ऑफ f ऑफ x निकालें, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, x। तो पहले कोई एक फाइंड कर लेते हैं। ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो देखिए बाहर क्या लिखा हुआ है, f, हमारे पास f और f इनवर्स दोनों है, f इनवर्स ऑफ x दोनों है, ठीक है। तो इसी को आगे लेके चल रहा हूं मैं। तो बाहर चूंकि f लिखा हुआ है तो पहले आप f ऑफ x लिख लें। f ऑफ x क्या है, अब x की जगह क्या रिप्लेस करना है, f इनवर्स ऑफ x। -2 x की जगह f इनवर्स ऑफ x
प्लस 8 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है वो पुट करने लगा। क्या है जी, 8 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 8। 2 से कट गया, माइनस है तो माइनस को जब अप्लाई करूंगा दोनों के साइन क्यों आ जाएंगे चेंज, -8 प्लस एक्स और ये प्लस 8 एज इट इज, ये भी कैंसिल। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर क्या आ गया, अब इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है हमने। अब बाहर क्या लिखा हुआ है, तो पहले एफ इनवर्स की वैल्यू लिख लें, ये 8 माइनस एक्स ओवर 2। अब एक्स की जगह क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह आ गया, अब इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, 8 माइनस 2x प्लस 8, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, नीचे 2 एज इट इज। माइनस की वजह से इन दोनों का साइन 8 कट गया, 2 को भी नहीं कैंसिल कर सकते हम, अब 2 कट गया, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर भी क्या आ गया, एक्स। तो लास्ट में लिख दें हेंस एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालें या एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें, दोनों का आंसर बराबर आता है किसके, एक्स के। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू देख लें जरा, ये सारे पार्ट भी ऐसे होने हैं, एमसीक्यू मैं एडअप कर रहा हूं। अगर आपसे पूछ लेता है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3 का आंसर क्या होगा, 3 सिंपल देखें जरा कि इस एक्सप्रेशन में आप कुछ भी एक्स जगह पुट करें आंसर वही आएगा। यानी अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हैं आंसर 3 आएगा, 4 पुट करते हैं आंसर 4 आएगा, 3/9 पुट करते हैं या 100/7 पुट करते हैं आंसर 100/7 ही आएगा। ठीक है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए उसने एफ ऑफ एक्स दिया होता है कुछ भी, और कहता है कि ये वैल्यू फाइंड करें। तो जिन बच्चों को नहीं पता होता वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल रहे होते हैं, फिर एफ इनवर्स ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स पुट करके सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है उसमें एक्स की जगह 3 पुट कर रहे होते हैं, काफ़ी लेंथी काम हो जाता है। हालांकि ये सिंपल है, एमसीक्यू के लिए आपको याद होना चाहिए कि आप इस तरह के एक्सप्रेशन में एक्स की जगह जो भी पुट करेंगे वही आंसर आएगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चले जी, हमने क्वेश्चन नंबर 4 1.1 में डोमेन और रेंज वाले सवाल किए थे, ऐसे ही है। डोमेन और रेंज दोबारा बताता चला, वो तमाम वैल्यूज जो हम इनपुट के तौर पे देते हैं वो डोमेन होती है, लेकिन जिन वैल्यूज को पुट करने से आंसर इन्फिनिटी या इमेजिनरी आए वो वैल्यूज डोमेन में शामिल नहीं होती थी। ठीक है, और इस तरह इनपुट की वजह से जो आउटपुट यानी जो आंसर आते हैं वो आंसर क्यों आते हैं, रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे भी पहले इन 4 फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालते हैं, उसके बाद सवाल पढ़ते हैं। कुछ ऐसा टेक्निकल सवाल है, आसान सवाल है, बस इसके डोमेन और रेंज पहले निकालते हैं। आपकी तवज्जो, ये वाला तो आपको याद होगा, जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन आएगा तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, जो भी रेडिकेंड है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 इस तरफ आके क्या हो गया, -2, मतलब इसके कहने का मतलब है x -2 के बराबर हो या -2 से ग्रेटर, कितना ग्रेटर, कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अगर मैं रियल लाइन पे भी समझाना चाहूँ, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, और -2 कहीं यहाँ पे बना लेते हैं। अब -2 की बात हो रही है तो ये -2 इक्वल यानी -2 शामिल है, और ग्रेटर देन -2 यानी ये सारी वैल्यूज, ये डोमेन है। रियल लाइन के बगैर भी कुछ बच्चों को समझ आ गई थी। अब यानी डोमेन की हेडिंग देके लिख लेते हैं अलग से। डोमेन क्या है, -2 से अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता। क्या -2 शामिल है, तो उसके साथ ये वाली ब्रैकेट, ये डोमेन आ गई। ठीक है, अब रेडिकल एक्सप्रेशन की रेंज क्या हमने पढ़ी थी, आर रियल नंबर्स नहीं, इसका आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है, फिर
ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही हो गया? जिन बच्चों ने ये लेक्चर मिस किया हुआ है, हाँ जिन बच्चों ने लेक्चर मिस किया हुआ है वो लास्ट वीडियो देख लें, उसमें ब्रैकेट्स को भी हमने डिस्कस किया है और डोमेन रेंज को भी डिस्कस किया है। ठीक है, ओके। नीचे जगह छोड़ी है मैंने क्योंकि यहाँ पे भी काम करना है, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ कह सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ पे आंसर 0 भी आ सकता है ना, अगर मैं -2 पुट कर दूँ, -2 पुट कर सकता हूँ ना, -2 पुट करने से आंसर क्या आएगा? 0 आ रहा है ना, तो ठीक है 0 भी हम शामिल करेंगे। हाँ नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव दोनों में आ जाता है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे उसे। ठीक है, कोई सवाल? चले आगे। अच्छा ये वाली टाइप हमने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ी थी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जब भी लीनियर ओवर लीनियर इस तरह का फंक्शन आएगा तो तब रेंज थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी निकालना। उसके बाद एक और चीज़ देखिए, मैंने कल हमने जितने भी सवाल किए थे डोमेन और रेंज में, यानी पीछे वाले लेक्चर में, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन गिवन नहीं होती थी, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। यहाँ पे देखिए इन 3 पार्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं, x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू -3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब वेरिएबल की पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, ओके। अब याद रखिएगा अगर रिस्ट्रिक्शन गिवन है ना, तो जो रिस्ट्रिक्शन है वही डोमेन है। लिखा है ना x नॉट इक्वल टू 4, तो मतलब डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उन ऑल रियल नंबर्स में क्या नहीं होना चाहिए? ये डोमेन है। इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट x इज नॉट इक्वल टू -3। इसकी डोमेन क्या होगी? जो लिखी है, क्या लिखा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 और 5 से अप टू सोन कितनी बड़ी वैल्यूज? इनफाइनाइट। तो इसकी डोमेन ये होगी 5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मैं जब भी रिस्ट्रिक्शन गिवन होगी तो जो रिस्ट्रिक्शन है वही डोमेन होगी। क्लियर? तो इसकी मैं डोमेन पहले लिख लेता हूं। इसकी डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट x इज नॉट इक्वल टू 4। अब इसको कैसे लिखते हैं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इसमें से 4 माइनस करना है ऐसे। अब ये r क्या है? सेट है, तो क्या सेट में से कोई नंबर माइनस कर सकते हो या सेट में से सेट माइनस कर सकते हैं? तो 4 को भी सेट की फॉर्म में लिखें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इसमें से 4 माइनस कर दिया क्योंकि 4 उसने खुद का नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं रियल लाइन पे डिस्कस करूं, प्लीज देखिएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी और दरमियान में कहीं पे 4 आ गया। आपकी तवज्जो, 4 की बात हो रही है, 4 शामिल नहीं है, लेकिन 4 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज, यानी राइट साइड वाली सारी वैल्यूज भी शामिल है, लेफ्ट साइड वाली भी सारी वैल्यूज शामिल है, 4 शामिल नहीं है। तो 4 अगर शामिल होता तो डोमेन तो ये होती ना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन 4 शामिल ना होने की वजह से 2 इंटरवल बन गए। एक इंटरवल बन गया -इन्फिनिटी से 4 शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होता, और एक इंटरवल बन गया 4 से, अगेन इन्फिनिटी शामिल नहीं होता और 4 भी शामिल नहीं है। तो 2 इंटरवल को कंबाइन करने के लिए यूनियन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको दोनों पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा अब इसकी मैं रेंज लिखने लगा हूं। अब याद रख लें जब भी लीनियर ओवर लीनियर आएगा तो इसकी रेंज फिक्स है। तो जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें से माइनस कर दें ये एक फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन के ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा वो बताने लगा मैं। ऊपर आएगा कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर और नीचे क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ये मैंने जनरल फॉर्म आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें देखें ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, नीचे x का कोफिशिएंट क्या है। अब मैं इसके लिहाज से रेंज लिखने लगा हूं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर क्या आएगा? जो ऊपर x का कोफिशिएंट है, नीचे क्या आएगा? जो नीचे x का कोफिशिएंट है। सही है। अच्छा थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, अगर लिखा होता 2x - 4 तो अब नीचे क्या आता? 2। सही है, फिलहाल ये ऐसे ही है, तो 1/1 कटिंग हो रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा 4 शामिल नहीं था तो 4 की वजह से 2 इंटरवल टूट गए। अगेन 1 शामिल नहीं है तो इसकी वजह से भी 2 इंटरवल टूट गए। कैसे? -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी,
यानी इसकी जगह अगर मैं सिर्फ 1 लिख दूं तो माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से इन्फिनिटी। सही हो गया। ये आगे जी इसकी रेंज। यहाँ तो कोई सवाल, ये आपने याद रखना है, ये पेपर में नहीं लिखना, ये नोट्स पे लिखेंगे या कहीं पे लिखेंगे तो तभी आप पेपर में लिखने के काबिल रहेंगे ना, तो ये याद रखना है। इसलिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसकी डोमेन भी निकल आई, ये इसकी रेंज भी निकल आई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये यहाँ पर ये शॉर्ट है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए ज़्यादा जगह ले रहा हूँ, वैसे ये शॉर्ट है। हाँ नहीं आसान है, आप देखो बस रोज़ का काम रोज़ करो तो हो जाएगा। अगर आप कल का कुछ ऐड है ना जो आपने आज करना है, कल वाला काम पूरा नहीं किया तो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़हन पे जोर पड़ेगा कि यार पीछे वाला काम भी पड़ा हुआ, ये भी आ गया, तो ये नेगेटिव वाइब है। तो इसलिए आपने कल वाला काम कल ही करना था और आज वाला काम कल नहीं करना, आज ही करना है। फिर ये चीज़ें चलती रहेंगी, आप बड़ी आसानी से काम लेके आगे चलते रहेंगे। ओके जी, थर्ड पार्ट, अगेन इसमें रिस्ट्रिक्शन गिवन है, तो जो रिस्ट्रिक्शन होती है यही डोमेन होती है, तो इसकी डोमेन आ गई, क्या कह रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू, यानी -3 शामिल नहीं है, तो इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3। इसको और कैसे लिख सकता हूं, ये देखें, ये अगर मैं यहां से -3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, -3 शामिल नहीं है, यूनियन -3 से इन्फिनिटी। सही हो गया, वापस 4 लिख देता हूं इधर, यहाँ पे क्यों, प्लस का मतलब हो जाता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जबकि हम ऑल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। प्लस क्यों आएगा, आप देख रहे हो तो माइनस बाई रहेगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं ये नहीं, देखो -3 है तो अंदर एज इट इज -3 ही लिखना। क्लियर हो गया। इसकी रेंज, अच्छा इसकी रेंज भी फिक्स है, याद रख लें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। जब भी कांस्टेंट ओवर लीनियर होगा, कांस्टेंट ओवर लीनियर, तो इसकी रेंज में कभी भी, यानी इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने 0 निकाल दिया, ये याद भी रख लें और इतना काफी भी है। अच्छा अगर 0 शामिल नहीं है, जैसे -3 शामिल नहीं था तो मैंने इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखा, अब 0 शामिल नहीं है तो इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है शाबाश, यूनियन, शाबाश, हो गया, पक्का मुश्किल था। ओके जी, यहाँ पे आ जाए, इसकी डोमेन लिखते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 5 शामिल है, इक्वल का सिंबल है, 5 शामिल है और 5 से बड़ी वैल्यूज की छोटी वैल्यूज ग्रेटर देन, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 एंड अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता, 5 शामिल है, ये डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज लिखनी है, देखिए स्पेशल केस है यहाँ पे, होल स्क्वायर नहीं है, तो क्या होल स्क्वायर या पावर जब भी इवन हो तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। आप कुछ भी इसमें से आप कुछ भी पुट करें, आंसर फॉर एग्जांपल नेगेटिव अगर आ भी जाता है तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को ऐसे लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब सवाल ये नहीं था कि आप इनकी डोमेन और रेंज निकालें, सवाल था कि आप इन फंक्शन का इनवर्स निकाले बगैर इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालें। हमने पीछे वाले सवाल में इनवर्स निकालना भी सीखा है, वो कह रहा है वो इनवर्स वैसे निकाले बगैर आप इसके इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालें, काम बहुत आसान है। तवज्जो, मैं लिखने लगा हूं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आपकी तवज्जो, याद रखिए फंक्शन की जो डोमेन होती है, सिंपल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। साइड पे लिख रहा हूं, डोमेन ऑफ फंक्शन होती है रेंज ऑफ इनवर्स और रेंज ऑफ फंक्शन जो है ये होती है डोमेन ऑफ इनवर्स। यानी हमने फंक्शन की ही डोमेन और रेंज निकाली है, बस इसको इंटरचेंज कर देंगे तो वो इनवर्स फंक्शन की रेंज और डोमेन हो जाएगी। तो फंक्शन की जो डोमेन निकाली है उसे रेंज में लिख दें,
फंक्शन की जो रेंज निकाली है उसे डोमेन में लिख दें। यहां पे इंटरचेंज कर लेंगे। फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी, और फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। सेम ये फंक्शन की डोमेन है। फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स की रेंज हो जाएगी, ये रेंज में लिख दें। और ठीक है, और फंक्शन की जो रेंज निकाली है वो इसकी डोमेन होगी। सेम डोमेन कहां पे आ जाएगी? रेंज में। और रेंज कहां शिफ्ट हो जाएगी? डोमेन में। अब सवाल खत्म हुआ। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स करने ज़रूरी है क्योंकि वो भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं और लॉन्ग में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और चूँकि ये चैप्टर हम इस तरह करते हैं कि इसमें से लॉन्ग हमने लाजमी अटैम्प्ट करना होता है, तो थ्योरम्स भी करने हैं। मुश्किल नहीं, आसान है। पहला थ्योरम हम कर रहे हैं 1.5.1 आर्टिकल है, पेज नंबर 19। हाँ, इसमें दो केसेस हैं। पहले आप समझ लें कि ये हमने प्रूव करना है, ये कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। दो केसेस हैं, दोनों केसेस में हमने n a रेज़ पावर n-1 ही प्रूव करना है। सही हो गया। दोनों केसेस में उसने मेंशन किया कि a पॉजिटिव है, लेकिन एक केस है व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा केस जो आपके सामने लिखा हुआ है n इज नेगेटिव इंटीजर। मैं आपको दूसरा केस करवा रहा हूं क्योंकि दूसरे केस में ऑटोमेटिकली पहला केस कवर हो जाएगा। दूसरे केस में थोड़ी एक्स्ट्रा वर्किंग है, तो एक्स्ट्रा वर्किंग की वजह से दूसरा केस करवाना जरूरी है। ठीक हो गया आपकी तवज्जो। उससे पहले कुछ चीजें देख लें। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है x अप्रोचेस टू 2, तो x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है x इज नॉट इक्वल्स टू बट इट इज वेरी क्लोज टू 2। जैसे लिखा हुआ है 1.9999999। देखिए 2 तो नहीं है, लेकिन 2 के कितना करीब है, तो इसलिए हम कहेंगे ये अप्रोचेस टू 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ 2.000000001, ये भी 2 नहीं है, लेकिन इट इज अप्रोचेस टू 2। ठीक है, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन जब भी हम इसको सवाल के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो हम x की जगह 2 ही पुट करेंगे। जैसे आपका सवाल था कि पॉजिटिव रियल नंबर्स में 0 तो होता नहीं, शामिल क्यों करते हैं? तो चूंकि 0.000000001 इज नॉट 0 बट इट इज अप्रोचेस टू 0, तो इसलिए हम इसको 0 भी पॉजिटिव रियल में शामिल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट था कि जब हम सवाल के लिए सॉल्व करेंगे तो हम x अप्रोचेस टू 2 अगर लिखा हुआ है तो हम x की जगह 2 ही पुट करेंगे। और इसी तरह फ्रैक्शन के केस में एक और चीज देखिएगा, जब भी फ्रैक्शन में हम लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं तो आंसर 0/0 या ∞/∞ आ रहा होगा या आ सकता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम लिमिट जब अप्लाई करें तो ये आंसर ना आए, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, सिर्फ 0 एक्सेप्टेबल है, सिर्फ इन्फिनिटी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर 0/0 या ∞/∞ आ रहा होगा, जो कि हम जुबानी पहले चेक करेंगे, अगर आ रहा होगा तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, पहले अलजेब्रिक टेक्निक से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमारा आंसर ये ना आए। ठीक हो गया। चलो देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर रहा हूं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a है, चेक करते हैं अगर मैं डायरेक्ट पुट करूं क्या आंसर आएगा। x की जगह a पुट करना है, x की जगह a पुट करूंगा, a रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n, ये कट नहीं जाएगा पर 0 आ गया। x की जगह a पुट करूं, a माइनस a 0 नहीं आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ रही है अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं, और 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए इसको हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। और साथ ही सिंप्लीफाई करते हुए देखिएगा ये केस 2 है जिसमें लिखा है n इज नेगेटिव इंटीजर। तो सेकंड केस में आपने क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर वाले केस में आप सपोज कर लें
n को एक नेगेटिव नंबर माइनस m। अब जहां जहां n है वहां मैं माइनस m पुट करने लगा। मतलब आपको पेपर में जब ये आएगा ना प्रूव दैट और साथ मेंशन किया होगा n इज नेगेटिव इंटीजर, तो मतलब केस 2 करना पड़ेगा, और अगर मेंशन किया होगा n इज पॉजिटिव इंटीजर तो केस 1 करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है, साथ कोई केस मेंशन नहीं किया हुआ n इज नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, फिर आपको दोनों केस करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। फिलहाल मैंने जहां जहां n था माइनस m पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूं ऐसे। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। नीचे x माइनस ए एज इट इज, ऊपर मैं एलसीएम ले रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, ए रेज पावर m माइनस एक्स रेज पावर m। ठीक है, अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। x माइनस ए नीचे पहले से पड़ा हुआ है, तो ये जो वैल्यू ऊपर डिवाइड हो रही है वो नीचे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, एक्स रेज पावर m इंटू ए रेज पावर m। यहां तक कोई सवाल? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया है, चूंकि n इज नेगेटिव इंटीजर वाला केस है, तो इसलिए n को एक नेगेटिव नंबर सपोज करके n की जगह माइनस m पुट किया है और पावर को पॉजिटिव बनाया मैंने। क्लियर? ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ये एलसीएम लिया ऊपर मैंने, इसका एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म आ गई। उन्हें पढ़ा अगर नीचे कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर ऊपर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये वैल्यू ऊपर क्या हो रही है इसके साथ डिवाइड, तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, एक रेफरेंस मैं दे रहा हूँ जिसके बगैर हम ये सवाल नहीं कर सकते। एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए इन टू, आगे देखिएगा, आपको मैं कोशिश करता हूँ कि अभी याद हो जाए। समझ ले a की पावर 0 है और x की पावर n माइनस 1। अब आगे जाऊंगा तो a की पावर 1 बढ़ा दी और x की पावर 1 कम कर दी। मजीद आगे जाऊंगा, a की पावर मजीद बढ़ा दी और x की पावर कम कर दी। मतलब अब a की पावर बढ़ती जा रही है और x की पावर कम होती जा रही है। अब टू सोन तब तक जब तक a की पावर n माइनस 1 ना हो जाए और x की पावर 0 ना हो जाए। सही है? मुझे बताइए किसी भी वैल्यू की पावर 0 आंसर क्या आता है? मतलब ये ए रेज पावर 0 क्या है, ये 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत है? ये लो मैं नहीं लिख रहा। सेम x की पावर 0 का मतलब क्या है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने रेफरेंस याद रखना है कि x रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n इसके बराबर होता है। ये x रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n का फॉर्मूला है। अगर लिखा होता है x रेज पावर p माइनस ए रेज पावर p, तो फिर क्या करता, बस n की जगह क्या पुट कर देता, p। अगर लिखा होता है x रेज पावर z माइनस ए रेज पावर z, z कांस्टेंट है समझ लो, तो n की जगह z पुट कर देता। अगर लिखा होता है x रेज पावर d माइनस ए रेज पावर d, तो अब n की जगह क्या लिख देता। अगर लिखा होता है x रेज पावर m माइनस ए रेज पावर m, तो n की जगह m पुट कर देता। सही है? अब ये चीज मैंने यहां बनानी है। पहले x है कि कांस्टेंट है, x है पहले, देखें वेरिएबल पहले है। यहां भी वेरिएबल पहले लेके आने के लिए मैं क्या करूं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, साइन चेंज करने हैं ना, x पॉजिटिव है यहाँ x नेगेटिव है, तो x को पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों में से माइनस कॉमन लेने लगा हूं। और से देखिएगा प्लीज, ये माइनस कॉमन ले रहा हूं भाई, सामने देखो, जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये लो। बाकी सब कुछ मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ये देखो। कोई सवाल? ओके जी, अब इसकी जगह मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करने लगा। बस फर्क क्या है, जहां जहां n है वहां क्या पुट कर देंगे,
m। ओके, इसकी जगह आ गया x माइनस ए एक्स पावर m माइनस वन प्लस a इंटू एक्स पावर m माइनस टू प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर m माइनस थ्री प्लस अप टू सोन a की पावर m माइनस वन। यही फॉर्मूला अप्लाई किया, बस जहां जहां n था वहां पे m पुट कर दिया जी। एक मिनट, कहाँ पे x की पावर n माइनस वन? हाँ हाँ, अच्छा ये सवाल थोड़ा संभाल के रख सकते हो, इस सवाल को प्रूव कर लो उसके बाद पूछना, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट किया और अभी इसको सिंप्लीफाई करने लगा। प्लीज देखिएगा नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज, ये कट गया, क्या बच गया? ये बच गया। कटिंग के बाद जो बच गया वो एज इट इज मैंने लिख लिया, सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं लिमिट अप्लाई करने लगा। लिमिट अप्लाई करो मतलब जहां जहां x है वहां मैं a पुट करने लगा। और जब हम ये काम करने लगते हैं ना, लिमिट अप्लाई करने लगते हैं, तो ये चीज खत्म हो जाती है, ठीक है। ये माइनस एज इट इज, x की जगह क्या पुट करने लगा हूं? a, तो a रेस पावर a इंटू ए रेस पावर a स्क्वायर इंटू ए रेस पावर प्लस अप टू सोन, ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज। नीचे भी x की जगह क्या आ जाएगा? तवज्जो जी, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये एज इट इज, बेसिस सेम के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो सिंगल बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाती है। ए बेस सेम है, इसकी पावर क्या है? वन, तो मैं सिंगल बेस लिखी, पहले पावर ऐड करें, m माइनस टू प्लस वन कितना होता है? वेरी गुड, m माइनस टू प्लस वन करेंगे तो ये माइनस वन होता है, प्लस अगेन बेस सेम है, इधर देखो बेस सेम है तो सिंगल बेस, पावर ऐड करें, m माइनस थ्री प्लस टू कितना होता है? m माइनस वन होता है, प्लस अप टू सोन, ये m माइनस वन एज इट इज, ओवर अगेन बेस सेम है तो सिंगल बेस के साथ पावर ऐड करें, m प्लस m, 2m। देखो ये फ्रैक्शन की वजह से एक ही टर्म लग रही है, एक ही टर्म हो तो ब्रैकेट के बगैर भी आप लिख सकते हो, अगर फिर भी आपने ब्रैकेट लगानी है तो ये लो, ये देखो अगर ऐसे लिखा होता और माइनस सबके साथ है, एक से ज्यादा टर्म्स हैं, देखो फ्रैक्शन एक से ज्यादा है, फिर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक ही टर्म है तो ब्रैकेट लगाऊं या ना लगाऊं फर्क पड़ रहा है, ये एक ही फ्रैक्शन है, आप ब्रैकेट लगाना चाह रहे हो लगा लो, नहीं भी लगाओगे तो तब भी ठीक है, लेकिन अभी मल्टीप्लाई कर नहीं रहे ना हम। ये भी देखो बाहर, ये भी एज इट इज है, एक ही टर्म हो तो फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट लगा ली मैंने। याद है कोई सवाल जी? प्लीज सामने देखिएगा, ये ऊपर सारी वैल्यूज एक जैसी नहीं हो गई, ए रेस पावर m माइनस वन, ए रेस पावर m माइनस वन, ए रेस पावर m माइनस वन ही ऐड हो रहा है। तो एक रेफरेंस दे रहा हूं आपकी तवज्जो के लिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, क्या आंसर आएगा? 12। यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम वैल्यूज ऐड हो रही हैं, जैसे यहाँ पे सेम वैल्यू ऐड हो रही है, सेम वैल्यू ऐड हो रही है ना, क्या ऐड हो रहा है? 2, कितनी दफा ऐड हो रहा है? तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 10 टाइम्स ऐड हो रहा होता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता, n टाइम्स ऐड हो रहा होता तो n से मल्टीप्लाई कर देता। सेम यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? ए रेस पावर m माइनस वन, ये माइनस ऐसे कितनी दफा ऐड हो रहा है? m टाइम्स ऐड हो रहा है भाई, ये देखो दरमियान में अप टू सोन है तो ये m से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पावर होती n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन, तो ये n टाइम्स ऐड हो रहा होता। अगर पावर होती p माइनस वन, p माइनस वन, p माइनस वन, तो ये p टाइम्स ऐड हो रहा होता। क्लियर? ओके,
नीचे वाली टर्म एज इट इज माइनस एम। अब ए बेस सेम है, बेस सेम के साथ डिवाइड हो रहा हो तो सिंगल बेस के साथ पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस 2m हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एम। m माइनस 2m कितना होता है, माइनस m। ये माइनस 1 एज इट इज। मुझे बताएं स्टार्टिंग में हमने क्या रेफरेंस लिया होता, माइनस एम n के बराबर था, तो माइनस m की जगह वापस मैं इनपुट कर रहा हूं, माइनस m की जगह n, माइनस m की जगह n माइनस 1। प्रूव हो गया। ये केस 2 था जिसमें ये नेगेटिव की वजह से एक्स्ट्रा काम था। लेकिन केस 1 में उसने कहा होगा n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो वो यहां से स्टार्ट होगा। बस आप फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कटिंग होगी, सारा काम वही है। केस 1 आपको समझ आ जाएगा, वो ऐसे ही है, आसान है। ये एक्स्ट्रा वर्किंग की वजह से मैंने आपको केस 2 करवाया। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें।